नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड की अर्थात प्राइम फैक्टर्स की। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं तथा किसी भी प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं अर्थात निकाले जाते हैं। तो विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ प्राकृतिक संख्याएँ ले लेते हैं और इनका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, मान लीजिए हमारी पहली प्राकृतिक संख्या 15 है अर्थात 15 है। तो विद्यार्थियों, 15 को हम 3 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं अर्थात 15 को 3 व 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तथा अब हम दूसरी संख्या 12 ले लेते हैं और 12 को हम 2 गुणे 6 के रूप में लिख सकते हैं तथा 2 गुणे 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संख्या 15 के जो ये गुणनखंड है अर्थात 3 गुणे 5 हैं, क्या अभाज्य गुणनखंड है। तो विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड होने की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि जो गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और दूसरी यह शर्त होती है कि इन संख्याओं का अर्थात जो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी का गुणनफल उस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 व 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो विद्यार्थियों, अब आप लोग कहोगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं अर्थात विभाजित नहीं होती हैं। तो विद्यार्थियों, 3 व 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों का गुणनफल 15 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 3 गुणे 5 अर्थात 3 व 5 संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब हम संख्या 12 के इस गुणनखंड को देखते हैं कि क्या 2 गुणे 6 संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 2 तो एक अभाज्य संख्या है लेकिन 6 एक भाज्य संख्या है और किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड होने की शर्त होती है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो ये गुणनखंड संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब हम संख्या 12 के इस गुणनखंड की बात करते हैं, क्या ये गुणनखंड संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो बिल्कुल हैं, क्योंकि 2 व 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं व 2 गुणे 3 का गुणनफल हमें 12 के बराबर प्राप्त होता है। तो ये जो गुणनखंड हैं वो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड है। तो विद्यार्थियों, अब हम गुणनखंड की परिभाषा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह रूप उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो विद्यार्थियों, अब हम कुछ प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं और उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, इन प्राकृतिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हम अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर इसके बाद इससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और 11, फिर 13 और फिर 17। तो विद्यार्थियों, अब हम सबसे पहले पहली संख्या अर्थात 42 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 42 को कुछ इस प्रकार हम लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देना होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम 42 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने पर हमें 21 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि 21 एक विषम संख्या है जो कि 2 से विभाजित नहीं होगी अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती। तब हम इससे बड़ी वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इसको देखते हैं क्या ये विभाजित हो जाती है। तो 21 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो हम 3 से 21 को विभाजित करते हैं तो 3 सते 21 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। अब 7 जो है ये एक स्वयं अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम 7 को 7 से ही विभाजित करते हैं। तो 7 को 7 से विभाजित करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 42 के जो है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 7 प्राप्त हुए। जब हम इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें 42 के बराबर मान प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम दूसरी प्राकृतिक संख्या अर्थात 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों 60 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या
अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। 30 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो 30 को भी 2 से भाग देने पर हमें 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ 15 लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर 15 एक विषम संख्या है जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है। तो 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इसको भाग देकर देखते हैं क्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो विद्यार्थियों 15 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो इसको हम 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 से 15 को भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है, तो यह अभाज्य संख्या स्वयं से ही विभाजित होगी, तो यहाँ पर इसको हम 5 से भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 60 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 प्राप्त हुई। अब हम तीसरी प्राकृतिक संख्या अर्थात 75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों 75 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि 75 एक विषम संख्या है, तो 2 से तो विभाजित होगी नहीं, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित होगी नहीं। इसके बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से देखते हैं कि यह संख्या क्या विभाजित हो जाती है। तो 3 से भाग देने पर 3 दूनी 6 और 1 बच गया, तीनों पक्षी 15। तो विद्यार्थियों 3 से 75 पूर्णतः विभाजित हो गया और नई संख्या में 25 प्राप्त हुई। अब 25 को 3 से भाग देकर देखते हैं क्या 25 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 3 9 8 24 एक शेष रह जाता है, तो 25 को 5 से भाग देते हैं। तो 25 को 5 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। अब अगले स्टेप में 5 को 5 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 75 के जो है अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे 5 प्राप्त हुए। तो विद्यार्थियों अब हम कुछ बड़ी प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं और उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर चौथी अभाज्य संख्या 250 है, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 250 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब 250 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने पर 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पंची 10, 125 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि 125 जो है वो विषम संख्या है, अर्थात 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से देखते हैं, तो यह 3 से भी नहीं डिवाइड होगी। तब इसके बाद वाली संख्या अर्थात 3 के बाद वाली अभाज्य संख्या 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देने पर 5 दूनी 10, 5 25। तो विद्यार्थियों 25 को पुनः 5 से भाग देने पर 5 प्राप्त हुआ। अब 5 को पुनः 5 से भाग देने पर 1 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 250 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 प्राप्त हुए। तो विद्यार्थियों अब हम पांचवी प्राकृतिक संख्या अर्थात 324 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 324 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब 324 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने पर 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 बचा, 2 छंग 12 और फिर 2 दूना 4। अब संख्या 162 भी 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यह सम संख्या है। तो पुनः 2 से भाग देने पर 2 8 16 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर नई संख्या 81 प्राप्त हुई। 81 जो है विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसके बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से भाग देकर देखते हैं। तो 3 से भाग देने पर अर्थात 81 को 3 से भाग देने पर तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बच गया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। तो 3 से 81 पूर्णतया विभाजित हो गया और हमें 27 प्राप्त हुआ। अब 27 को पुनः 3 से भाग देने पर तो 3 9 27 होते हैं, तो यहाँ पर 9 प्राप्त हुआ। अगले स्टेप में 3 से 9 को विभाजित करने पर 3 प्राप्त हुआ। पुनः अगले स्टेप में 3 से 3 को विभाजित करने पर 1 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 324
के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त हुए। जब इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें 324 प्राप्त होगा। अब हम इसी तरह छठी प्राकृतिक संख्या अर्थात 840 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 840 को इस प्रकार लिख लेते हैं। 840 को सर्वप्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो भाग देने पर 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 0 अर्थात 420 प्राप्त हुआ। अब 420 भी 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर पुनः 2 से 420 को डिवाइड कर देते हैं। तो 420 को डिवाइड करने पर 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और ये 0 अर्थात 210 प्राप्त हुआ। 210 भी एक सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 से पुनः भाग देने पर हमें 2 एकम 2 और यहाँ पर 0 2 पंची 10 अर्थात 105 प्राप्त हुआ। अब 105 एक विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हम यहाँ पर इसके बाद वाली अर्थात 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या 3 से भाग देकर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और 3 से भाग करते हैं, तो 3 त्रिका 9 और 1 बच गया, 3 पची 15, तो हमें 35 प्राप्त हुआ। चूँकि संख्या 35 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो हम 3 के बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 से 35 को भाग देने पर हमें 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ 7 लिख लेते हैं। चूँकि 7 एक अभाज्य संख्या है, यह स्वयं से ही विभाजित होगी, तो 7 को 7 से विभाजित करने पर 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 840 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तथा किसी भी प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं यह सीख लिया है। तो विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।